अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको अब तक पता चल गया होगा कि जून में रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही और आपके एग्ज़ाम्स कैसे होने हैं उसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। क्योंकि जून में रेगुलर क्लासेस नहीं होनी और हमने मई में अपना कोर्स कंटेंट कंप्लीटली कवर करना है, तो उसके लिए हमें ये कहा गया है कि आप अगले 4 वीक लेक्चर्स तो लें, लेकिन उसके साथ अगर आप समझते हैं कि कुछ एडिशनल कंटेंट स्टूडेंट को देना है तो उसे रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। तो मेरी ये वाली रिकॉर्डिंग उसी सिलसिले का एक हिस्सा है जिसमें मैं पिछला जो मैं टॉपिक कवर कर रहा था मल्टी डायमेंशनल एरेज, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। मुझे चंद एक स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि सर ट्रायंगुलर एरेज वाली बात समझ में नहीं आई। तो मैंने समझाई नहीं है तो समझ में कैसे आएगी? मैंने तो सिर्फ बताया है कि ट्रायंगुलर एरे के इंडिसेस भी मैनेज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ ये बात माननी है कि किए जा सकते हैं। अब वो क्रॉसिटी के कैसे किए जा सकते हैं समझाने में टाइम लगेगा। जब टाइम कम है तो नेचुरली हमें कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेंगी, मगर इस वक्त मैं आपको एक छोटा सा आइडिया जो है वो ये दे देता हूँ कि ये कैसे होगा। और उसके बाद आज के लेक्चर में मैं एक दो कोड्स जो हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस करूँगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हाउ टू गेट एन इंडेक्स ऑफ a triangular array which should be two dimension as a linear address। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो जी यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके नो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर एरे है। ठीक है, ये उसमें पहली रो है, ये उसमें दूसरी रो है, ये उसमें तीसरी रो है, ये उसमें चौथी रो है, ये उसमें पांचवी रो है, और इसी तरह वी कैन हैव all the n rows in it. It is considered as a lower left part of a regular square array। ठीक है, अब अगर इसके इस तरह की एरे हमारे लिए डायरेक्टली बनाना नामुमकिन है, लेकिन अगर ये एरे बहुत बड़ी हो जाए तो फिर जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर मैं इसे एज अ रेक्टेंगुलर 2D एरे बनाऊं तो यहाँ का जो एज्यूम्ड पोर्शन है वो एक बहुत बड़ा साइज है, वो मेमोरी को वेस्ट कर रहा होगा, यूजलेस होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसे एक लीनियर एरे के तौर पर बनाएं और खुद से प्रोग्रामेटिकली 2D एड्रेस को 1D एड्रेस पर मैप कर लें। ठीक है, तो बेसिकली अब 2D एड्रेसेस जो हैं वो इन डिफरेंट सेल्स के हम ये कह सकते हैं कि ये रो इंडिसेस हैं और यहाँ पर हम कॉलम इंडिसेस लिख देते हैं। तो कोई भी सेल अगर मुझे एक्सेस करना है, कोई कोई भी सेल हम इसमें से पिक कर लेते हैं। सो एज अ एग्जांपल ये वाला सेल जो है इसका इंडेक्स 43 है, या ये वाला जो इंडेक्स है ये बेसिकली 30 है। कोई भी हम ले सकते हैं कि जी उसमें वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। सो नेचुरली जब अगर हम लिखेंगे 25 तो 25 वो यहाँ पर आएगा और 25 लो ट्रायंगुलर एरे। अब इसके बाद मैं इन्हीं सेल्स के अंदर इनके लीनियर एड्रेसेस लिखूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड आगे वाली रोज में भी इसी तरह आ जाएंगे। और अब अगर इस रो की बात की जाए, ठीक है, तो इस रो का जो 2D एड्रेस है वो है 4, 3। लेकिन अगर मैं एक लीनियर एरे बनाऊं और उस लीनियर एरे में वो लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं जो 4, 3 के लिए विच इज 13 एड्रेस, तो वो कैसे कंप्यूट होगा? तो स्टूडेंट ये बड़ा आसान सा है कि अगर मुझे यहाँ तक आना है तो बेसिकली मुझे कॉलम एड्रेस को तो ऐड करना है किसी के अंदर, ठीक है ना। जैसा कि एक ट्रायंगुलर में हम क्या करते हैं, रो इंडेक्स इनटू नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स या रो साइज प्लस कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पर भी हमें अल्टीमेटली ये कॉलम इंडेक्स तो ऐड करना है, लेकिन कॉलम इंडेक्स से पहले कितनी वैल्यूज है, ठीक है, वो हमें स्किप करनी है। क्योंकि एरे जब बनेगी लीनियर एरे, तो वो लीनियर एरे इसमें कुछ यूं बनेगी कि मेरे पास ये एक वैल्यू है, फिर ये 2 वैल्यूज हैं, फिर ये 3 वैल्यूज हैं, फिर ये 4 वैल्यूज हैं, फिर ये 5 वैल्यूज हैं, और अल्टीमेटली ये 6 वैल्यूज है। ऑल ऑफ देम आर इक्वल साइज, ठीक है। तो 13 एड्रेस है, तो मुझे इस एरे में से अगर मैं ये कहूं कि मुझे एड्रेस चाहिए इस एरे में से जो 4th रो और 3rd कॉलम पे है, तो वो कहां पर होगा, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है। इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगल एरे हम r into r plus 1 whole divided by 2, which is the count of values before the row we are considering 4th रो, so r is 4। इससे पहले जितनी ये वाली वैल्यूज हैं वो यहां से हमें स्किप करनी है। ऐड, हम उसको उसमें ऐड कर देंगे, r इंटू आर प्लस 1 होल डिवाइडेड प्लस सी, क्योंकि जब वैल्यू स्किप हो जाएगी तो उसके बाद हमें यहां पहुंचना है। एग्जाम्पल इंडेक्स पे जाऊंगा, वहां मेरी ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूं। इसी तरह कोई सा भी और एड्रेस ले लें, ठीक है, जो एक वैलिड 2D एड्रेस हो ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर एरे, उसको आप इस फार्मूले से रो नंबर इंटू रो नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह जो है एक और एग्जांपल अगर हम लें, जस्ट टू मेक श्योर कि ये पॉसिबल है, तो वो हम अपर ट्रायंगुलर एरे ले लेते हैं जो जनरली हमें मिलती भी है। सो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, ये सिक्स्थ रो है, और ये सेवंथ रो है। अब ये एक मेरे पास अपर ट्रायंगुलर है 2D स्ट्रक्चर। इसके लिए लीनियर एरे तो एक सीधी सीधी एरे होगी जिसमें हम कितनी वैल्यूज रखेंगे, वो हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 से काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली इशू ये है मैपिंग का। सो अगर मैं इसका 2D एड्रेस लूं तो वो इन इंडिसेस की मदद से कंप्यूट किया जा सकता है। मसलन इस सेल का जो इंडेक्स है 2D, वो है 4 फोर्थ रो एंड 5 फिफ्थ कॉलम। इसी तरह इसका जो इंडेक्स है वो है 2,3, द 2 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब आ जाए इनके लीनियर इंडेक्सेस। तो लीनियर इंडेक्सेस तो यहाँ से शुरू होंगे और वो तो तरतीब में चलते जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। मैं यहाँ पर दो मैपिंग करके आपको दिखा देता हूँ, एक इस कॉलम रो कॉलम की और दूसरे इसकी। सो हम बात कर रहे हैं
2D एड्रेस की 1D एड्रेस पे मैपिंग की। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिकली ये है कि क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि रो एंड कॉलम कंप्लीट हैं और उसमें से ये इसका इंडेक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे जो हमारा कोई फॉर्मूला बनेगा वो फॉर एग्जांपल कुछ यूं हो सकता है कि हम R इंटू रो साइज प्लस C करें। ये फार्मूला है एक ट्रायंगुलर या स्क्वायर एरे के लिए, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें R इंटू R प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये सब्ट्रैक्ट कर दें। सो एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाली। इसमें R जो है वो 5 है, नहीं R 4 है, और C जो है वो 5 है। रो साइज जो है वो 7 है। द टोटल काउंट इन द टोटल काउंट। तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, नहीं गलती हो गई, ये 4 है बेसिकली। ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब अगर मैं इनको कंप्यूट करूं तो 4 इंटू 7 28 प्लस 5 इज 33। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 इंटू 4 प्लस 1 मीन 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10। तो इट्स आंसर इज 23 एंड हेयर इट इज 23। ठीक है। एक और एजम्पशन ले लेते हैं, उससे इस फार्मूले को दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, और वो है कि हम इंस्टेड ऑफ दिस सेल हम इस सेल को देख लें। ये वाला जो सेल है इसमें रो है 2 और कॉलम है 3। रो साइज तो 7 ही रहेगा, तो ये 2 है और ये 3 है। तो अब अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं 14 प्लस 3 17, 2 into 3 6 divided by 2 is 3 which is 14। oh good, तो यहाँ भी 14 ही नजर आ रहा है। सो इस तरह से हम फार्मूले डेवलप कर सकते हैं और उन फार्मूलों को यूज करते हुए हम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या किसी भी जो रेगुलर पैटर्न की मैट्रिक्स है उसके हम 2D एड्रेस को 1D एड्रेस में मैप कर सकते हैं, और वो बहुत सारी स्पेस जो रेक्टेंगुलर एरे बनाने की वजह से ज़ाया होती है उसको बचा सकते हैं। इन सम केसेस अगर मुझे कोई भी रेक्टेंगुलर एरे जो है उसको मैनिपुलेट करना हो इन 1D एरे, तो इवन इस फार्मूले को यूज करके वो भी मैनेज की जा सकती है। ठीक है। प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरे जो मैंने लास्ट क्लास की लास्ट स्लाइड के ऊपर आपको 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए, 4D के लिए, 5D के लिए रो मेजर स्टोरेज के एक्सटेंशन के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये मेरे पास एक कोड है। इस कोड में बेसिकली मैं मेन में एक, आपको अगर इस सिंटेक्स से देखें तो एक एरे बना रहा हूँ। ये एरे एक लीनियर एरे है, इसमें एक ही साइज गिवन है जो डायनेमिकली यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा और वो साइज होगा 4। बट आई एम एज्यूमिंग कि दिस इज अ एज 2x2 मैट्रिक्स है। सो 2x2 मैट्रिक्स में टोटल 4 वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक शो मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स है ये जो 2x2 साइज की है, इसको शो कर दो। वो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे ये एक और मैंने एरे क्रिएट की है। ये एरे को मैंने डायनेमिकली यहाँ से फिल किया और अगर आप इन्हें काउंट करें तो ये 9 वैल्यूज हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और मैं शो मैट्रिक्स को कहता हूँ
DM which is here an array of 9 values, उसे एज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 करो। एंड सिमिलरली ये 4x4 की मैट्रिक्स है, और ये 4x4 की मैट्रिक्स जो है उसके शो करने के बाद मैंने नीचे एक DM4 को, जिसमें 16 वैल्यूज हैं, उसी को 8x2 की मैट्रिक्स के तौर पर और 2x8 की मैट्रिक्स के तौर पर भी आपको इंटरप्रेट करके दिखाना है। यानी कि 16 वैल्यूज है, 16 वैल्यूज जो हैं वो कोई भी रेक्टेंगुलर पैटर्न से इंटरप्रेट हो सकती हैं। हम उसे एज अ लीनियर एरे बना रहे हैं और उसको हम अपनी मर्जी से, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंडिसेस मैनिपुलेट करके एक 2 डायमेंशनल एरे में ले जा सकते हैं। यहां फिर मैंने एक DM49 की एरे बनाई है, उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो उसमें गार्बेज होगा, उसको मैं एज अ 7x7 एरे ट्रीट कर सकता हूँ। नाउ व्हाट माय शो मैट्रिक्स फंक्शन इज, व्हिच इज एक्सेप्टिंग अ linear array name, ordinary array name, and assuming it a matrix or 2D array of this size, the number of rows and number of columns. तो शो मैट्रिक्स में, ठीक है, ये आपके सामने है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसमें एज अ सेकंड पैरामीटर नंबर ऑफ रोज आएगा इस मैट्रिक्स का, और थर्ड पैरामीटर में नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे उस मैट्रिक्स के। तो मैंने 2 नेस्टेड लूप्स लगा दिए, J0 to rows and K0 to columns, और रो का साइज क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लीनियर एरे का जो एड्रेस है वो J और K की मदद से, जो कि एक 2D एड्रेस है, इस तरह से कंप्यूट हो जाएगा। J विच इज द रो नंबर into calls which is the row size plus K which is the column number। इस फार्मूले से 2D एड्रेस 1D एड्रेस में आ जाएगा, और मैं सी आउट कर रहा हूं M of I को, where M is name of the array। उससे पहले मैं ये कुछ फ्लैग्स वगैरह लगा के सिर्फ प्रिसीजन सेट करके, विड्थ सेट करके, ताकि एक मैट्रिक्स अच्छी नजर आए, ये कर लूं। तो अब M कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें इतने रोज और इतने कॉलम्स हैं, और वो मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगी। मेन में कैसे बनी थी, शो मैट्रिक्स कैसे काम करेगा, इस फाइल का नाम है वन लीनियर एरे एज 2D। सो लेट मी चेक, ठीक है, सो इसको सेव कर लूं, CL1_, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूं, 1_, इसको मैं रन कर रहा हूं और ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो ये पहली 2x2 की मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप कोड में देखें तो आपने 3 4 2 7 लिखा होगा, 3 4 2 7। दूसरी मैट्रिक्स जो 3x3 की है, सो 3 4 2 7 5 -3 7 0 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स वहां से आ गई। ये 4x4 की मैट्रिक्स है, ये वही वाली मैट्रिक्स 8x2 की है, ये वही वाली मैट्रिक्स 2x8 की है, और ये नीचे एक 7x7 की मैट्रिक्स है जो सारी की सारी 0 से इनिशियलाइज हो गई है। मैंने उसे नहीं की थी, बट वो एज अ 7x7 मैट्रिक्स मैनिपुलेट हो गई। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमने एक ये देखा कि एक लीनियर एरे को 2D एरे में कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग, बाय कन्वर्टिंग अ 2D एड्रेस इनटू 1D एड्रेस। ये मैपिंग हो जाएगी। आमतौर पर हमें मल्टी डायमेंशनल एड्रेस को ही 1D एड्रेस में ट्रांसलेट करना होता है, उसके फार्मूले आसानी से बन जाते हैं। बट अगर हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज करें, रिमाइंडर्स को यूज करें, तो इवन 1D एड्रेस को भी 2D एड्रेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, विच इज नॉट इन जनरल रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एक और कोड देखते हैं, ठीक है। वो कोड बेसिकली मैंने एक एग्जांपल ली है कि 3D एरे को अगर मैं 1D एरे में इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। सो ये मेरे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, उसको मैं 1D एरे
में मैंने रखी है। उसके बाद एक उसको मैं कह रहा हूं कि ये 3x4x2 की मैट्रिक्स के तौर पर डिस्प्ले हो जाए। वही वाली मैट्रिक्स 2x2x6 की एरे के तौर पर डिस्प्ले हो जाए। वही वाली मैट्रिक्स 1x2x12 के तौर पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये बेसिकली 3D में मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि 3D में रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रीन पे या पेपर पे इजी नहीं होती है। सो ये मैट्रिक्स किस तरह से हम शो करेंगे? सो नेचुरली इसको एक एरे का एड्रेस मिला, पेजेस, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स एक पेपर पे बनते हैं और एक दूसरा पेपर उसके ऊपर रखते हैं तो वो पेज आ जाता है, तीसरा पेपर उसके रखें तो तीसरा पेज आ जाता है। तो हम थर्ड डायमेंशन को एज अ पेज कह सकते हैं, जिससे एक बुक बन जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक्सटेंड करें तो बुक्स एक शेल्फ पे रख दें तो शेल्फ नंबर रख दें तो शेल्फ पे बुक्स आ जाएंगी, बुक्स में पेजेस होंगे, पेजेस में रोज होंगी, रोज में कॉलम्स होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा यूं एक्सटेंड कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आई मैंने एक वेरिएबल लिया है फॉर लीनियर एड्रेस ऑफ इस एरे। मैंने पेजेस के ऊपर जो फर्स्ट डायमेंशन है लूप किया और पेज नंबर आउटपुट कर दिया। फिर रोज और कॉलम्स के ऊपर दो और नेस्टेड लूप लगाए और इस फार्मूले की मदद से जो वही मैंने आपको स्लाइड्स के आखिरी स्लाइड पे पढ़ाया था कि लास्ट जो आपका इंडेक्स है उसमें ऐड करते हैं जो प्रीवियस इंडेक्स है उसको उसके साइज से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते हैं जो उससे प्रीवियस इंडेक्स है उसके साइज को मल्टीप्लाई करके। तो जो चीज़ वहाँ डिस्कस हो चुकी है वही वाला फार्मूला एग्जैक्टली यहाँ रख के मैं ये निकाल रहा हूँ और फिर इसको आउटपुट कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसको भी देख लेते हैं कंपाइल करके। ठीक है जी, ये इसकी आउटपुट है। तो ए जो मैट्रिक्स थी अगर वो 3 पेजेस की होती और हर पेज 2x2 का होता तो पहले पेज पे ये डेटा आएगा, दूसरे पेज पे ये डेटा आएगा और तीसरे पेज पे ये वाला डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स को 2 पेजेस में जो 2x6 के हैं रिप्रेजेंट करें तो पेज 1 में ये डेटा आ जाएगा और पेज 2 में ये आ जाएगा। और उसी को अगर सिंगल पेज और 2x12 की एक मैट्रिक्स के तौर पर देखें तो वो हमारे पास यूं आउटपुट पे आ जाएगा। तो इस तरह से वी कैन मैप मल्टी डायमेंशनल एड्रेस टू वन डायमेंशनल एड्रेस। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मिसाल दी है कि इवन हम ट्रायंगुलर एरेज जो हैं उनके एड्रेसेस को भी इसी तरह मैप कर सकते हैं। लोअर लेफ्ट ट्रायंगुलर एरे और अपर राइट ट्रायंगुलर एरे, इनकी मिसालें मैंने आपको दोनों दे दी हैं। ठीक है, जिससे आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बड़ी आसानी से ये दोनों फार्मूले बन गए। लेकिन अगर इन ट्रायंगल्स का पैटर्न बदल देंगे तो थोड़ी सी मेहनत के साथ हम फर्दर फार्मूले भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। मैं एक नेक्स्ट कोड एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूँ और वो ये है, बल्कि उससे पहले हम थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान स्टोर करना है। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान हमने नोट करना है। वो आज का टेम्परेचर हो सकता है, वो कल का टेम्परेचर हो सकता है, वो सुबह का टेम्परेचर हो सकता है, शाम को हो सकता है। इससे कोई कर्ज नहीं। हम कह रहे हैं कि लाहौर का ये टेम्परेचर है, कराची का ये, इस्लामाबाद का ये, गुजरावाला का ये, सियालकोट का ये, पिशावर का ये, क्वेटा का ये, सक्खर का ये, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुझे डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर स्टोर करना है। दैट्स इट। सो व्हाट आई नीड इज 1D एरे। ठीक है, मैं फ्लोट एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ टेम्परेचर और टेम्प और वॉट एवर, और जितनी सिटीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एरे बन जाएगी जिसमें मैं टेम्परेचर नोट कर सकूँ। नाउ इट इज 1D एरे। अब 1D एरे जब बनेगी तो वो यूं बनेगी, उसके इंडेक्सेस ये होंगे
ये इस इंडेक्स के ऊपर लाहौर का एड्रेस हो सकता है, इस इंडेक्स के ऊपर कराची का एड्रेस हो सकता है, इसके ऊपर सियालकोट का एड्रेस हो सकता है, इसके ऊपर कसूर का एड्रेस हो सकता है, इस पे पेशावर का, एंड सो ऑन. सो एवरी इंडेक्स हैव टू स्टोर एड्रेस ऑफ सम सिटी. नाउ विच सिटी, एरे में ये बताना डिफिकल्ट होता है. सिटी 0, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, सिटी 5, सिटी 6 एंड दैट्स इट. हम इंडेक्सेस की मदद से एरे को मैनिपुलेट. सो सिटी 0 का ये एड्रेस है, सिटी 1 का ये एड्रेस है, सिटी 2 का ये एड्रेस है, सिटी 3 का ये एड्रेस है, सिटी 4 का ये एड्रेस है, दैट्स इट. हमारे पास एक लीनियर एरे में टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज आ जाएंगे. और अगर मुझे सिटी नेम्स भी चाहिए तो मुझे साथ एक और पैरेलल एरे बनानी पड़ेगी, विच इज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, स्ट्रिंग उसका नाम मैं रख दूंगा सिटी या सिटीज, और वो भी इतनी बड़ी एरे होगी, और वो एरे इसके बिल्कुल साथ पैरेलल हो जाएगी, और उस एरे के अंदर हम नाम रख लेंगे सिटीज का. सो ये लाहौर है, तो 0 इंडेक्स पे लाहौर है, तो लाहौर का एड्रेस यहाँ है. ये कराची है, 1 इंडेक्स पे कराची है, तो कराची का एड्रेस यहाँ है. ये सियालकोट है, तो ये है, एंड सो ऑन. तो हम इस तरह से उसकी मैपिंग कर सकते हैं. तो ये 1D एरे में हम एक ही तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और उनको इंडेक्स से एक्सेस करना है. वी ऑल नो इट. नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं. मुझे डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर नोट करना है, लेकिन दिन के डिफरेंट टाइम पे करना है. मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, या 4 टाइम पे करना है, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात. डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर नोट करना है और डिफरेंट टाइमिंग्स का नोट करना है. अब ये एक 2D कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें फर्स्ट डायमेंशन सिटी की होगी, सिटी 0, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड, और सेकंड डायमेंशन टाइमिंग की होगी, 0, 1, 2, 3, 4. सिटी 0 कौन सी है, कोई भी हो सकती है. सिटी 1 कौन सी है, कोई भी हो सकती है. टाइमिंग 0 कौन सी है, कोई भी हो सकती है. टाइमिंग 1 कौन सी है, कुछ भी हो सकता है. बट ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर नोट करने के लिए मुझे एक 2D एरे चाहिए, एंड सो ऑन. ठीक है, वो साइज उसका कुछ भी हो सकता है. तो हाउ कैन आई डिक्लेयर दिस एरे? मैं लिखूंगा फ्लोट टेम्परेचर से 2. रोज कितनी है जी, 5 सिटीज चाहिए मुझे. कॉलम कितने हैं, 3. मुझे 3 टाइमिंग का डेटा चाहिए. तो सिटी 1 टाइम 2 का टेम्परेचर यहां पर आ जाएगा. सिटी 3 टाइम 0 का टेम्परेचर यहां पे आ जाएगा. सिटी 0 टाइम 1 का टेम्परेचर यहां पे आ जाएगा, एंड सो ऑन. अगेन जिस तरह भी मैंने मिसाल दी है, ये सिटी 0 कौन सी है, ये सिटी 1 कौन सी है, ये सिटी 4 कौन सी है, ये टाइमिंग 1 कौन सी है, ये टाइमिंग 2 कौन सी है. अगर वो भी हमें देखना है तो इसके साथ फिर हमें 2 एडिशनल एरेज रखनी पड़ेंगी फॉर ईच डायमेंशन. एक स्ट्रिंग की एरे होगी सिटीज के नाम से, जो 5 साइज की बनेगी. ठीक है, और 5 साइड्स में यहाँ अगर लाहौर लिखा हुआ है तो लाहौर 0 इंडेक्स पे, यहाँ कराची लिखा हुआ है वो 1 इंडेक्स पे है, सियालकोट एंड सो ऑन. और एक और एरे चाहिए होगी, और वो भी डेफिनेटली स्ट्रिंग्स की एरे ही होगी, जिसमें टाइमिंग्स होंगी. ठीक है, टाइमिंग्स, और वो 3 साइज की होगी. उसमें 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा कि ये मॉर्निंग है, 1 इंडेक्स पे पड़ा होगा कि ये नून है, और 3rd इंडेक्स पे पड़ा होगा कि ये इवनिंग है. ठीक है, तो 0, 1, 2 इंडेक्स किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टाइमिंग एरे है स्ट्रिंग की, उसमें उसके लेबल्स पड़े होंगे. 0, 1, 2, 3, 4 किस सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिटीज की एक एरे है, उसके अंदर उसके लेबल्स पड़े होंगे. बट इन 2D एरे वी हैव ओनली द टेम्परेचर्स. टेम्परेचर ऑफ सिटी 0 टाइम 1, टेम्परेचर ऑफ दिस एंड सो ऑन. नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, कि अगर मेरे पास डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट सिटीज
या डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट टाइमिंग्स के टेम्परेचर्स चाहिए। तो इन दैट केस मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें मंथ 0 का डेटा होगा, ये एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें मंथ 1 का डेटा होगा, ये एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें मंथ 2 का डेटा होएगा, और सो ऑन। ठीक है, जितने भी महीनों का मुझे चाहिए, ठीक है, अगर के महीनों का डेटा चाहिए तो ये एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें k-1 का डेटा होगा। हर डेटा के लिए ये सिटी इंडेक्स है, इसका अपना सिटी इंडेक्स है, इसका अपना सिटी इंडेक्स है, एंड सो ऑन। और हर सिटी के लिए टाइम का अपना अपना इंडेक्स है। ठीक है, तो इन दैट सेंस ये जो मंथ है वो मेरे पास आ जाएगा एज फर्स्ट डायमेंशन। ये जो इंडिसेस हैं, ये इंडिसेस मेरे पास आ जाएंगे एज सेकंड डायमेंशन, द सिटी इंडेक्स, और ये इंडेक्स मेरे पास आ जाएंगे एज अ थर्ड डायमेंशन, द टाइमिंग इंडेक्स। और ये कॉन्सेप्ट जो 1D से शुरू मैंने किया था, 2D, 3D, 4D और अब इवन ND तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मुझे एक एरे तो चाहिए टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, सो वो एरे बनेगी फ्लोट TMPR3, whatever you want to give the name। कितने मंथ्स हैं, कितनी सिटीज हैं, कितने टाइम्स हैं। तो 3D एरे बन गई जो भी अभी मैं आपको विजुअलाइज करा के आ रहा हूं। लेकिन इसके साथ अगर आप इन मंथ्स को, सिटीज को और टाइम्स को लेबल करना चाह रहे हैं तो 3 एडिशनल एरेज क्रिएट कर लें फॉर देयर लेबल्स। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया है कि एक एरे जो है 2D हो, 3D हो, 4D हो, 1D हो, वो सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हम एरे को एक होमोजीनियस स्टोरेज भी कहते हैं। होमोजीनियस मीन कि उसका हर एलिमेंट एक ही तरह का है। अगर उसमें टेम्परेचर है यानी वो फ्लोट है तो वो फ्लोट ही है, अगर उसमें कोई और डेटा हमने स्टोर किया हुआ तो उसमें वही डेटा है, तो वो सिमिलर। मगर उसकी डायमेंशंस का क्या मतलब है कि हम उसको 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट डायमेंशन अगर मैंने यहाँ यूं डिक्लेयर किया है तो वो मंथ की है, सेकंड सिटी की है और थर्ड टाइमिंग की है। इसी को अगर आप एक डिफरेंट एंगल से भी कह सकते हैं और कई डिफरेंट एंगल से आप इसे कह सकते हैं, से दिस इज नेम ऑफ द एरे, यू कैन से दैट कि फर्स्ट डायमेंशन इज सिटी, सेकंड डायमेंशन इज मंथ एंड थर्ड डायमेंशन इज टाइमिंग। तो अगर आप एरे को यूं डिक्लेयर करेंगे तो जब भी फिर फर्स्ट इंडेक्स देंगे वो 0 से 4 होगा और वो एक सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप यूं बताएंगे तो जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 से 11 होगा और वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्लियर करनी है। तो एक एग्जांपल देख लें, वो एग्जांपल है जी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही 3 टाइमिंग रखे हैं और 6 सिटीज रखे हैं जिनके ये नाम है, और एक फ्लोट एरे टेम्परेचर के लिए बनाई है 3x6। तो फर्स्ट डायमेंशन मैंने टाइमिंग की रख दी है, सेकंड डायमेंशन मैंने सिटी की रख दी है, और 3 सिटीज और 3 टाइमिंग्स और 6 सिटीज के लिए मैंने ये एक एरे बना ली है जिसमें 18 वैल्यूज है। ये 2D एरे। इसके बाद इस कोड में मैंने थोड़ी सी फर्दर प्रोसेसिंग की है कि इसको एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले कैसे किया जाए। तो ठीक है जी, पहले मैंने टाइमिंग्स लिख दी, उसके बाद फिर लूप लगा के मैंने सिटीज लिख दी है, और फिर अल्टीमेटली ठीक है 2 लूप्स लगा के मैंने समहाउ डेटा को प्रेजेंट कर दिया है। तो इससे आउटपुट क्या आएगी वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेटेड आउटपुट हो जाएगी, और उसके नीचे जस्ट ये कंप्यूटेशन अगर मुझे करनी है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे डीजी खान का अगर मैंने एवरेज फाइंड करना है तो डीजी खान का इंडेक्स क्या है, वो 4 है। ठीक है, 0 1 2 3
4, ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर डीजी खान पड़ा हुआ है, तो मैं फोर्थ इंडेक्स को फिक्स्ड रखते हुए एक लूप लगा के, जो दूसरी डायमेंशन का लूप है J0 से 3, डीजी खान की एवरेज में सारे टेम्परेचर्स ऐड कर लेता हूँ और लूप से बाहर आके जितनी डायमेंशन है, साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर्स, उस पे इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डीजी खान की एवरेज मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं टोटल टेम्परेचर ऑफ द नून कंप्यूट करना चाहूँ, तो नून क्या है, वो मेरी फर्स्ट डायमेंशन में 1 इंडेक्स है, तो मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ फर्स्ट डायमेंशन में 1 इंडेक्स को, और दूसरी डायमेंशन पे एक लूप लगा के उनको सम अप कर लेता हूँ, तो नून का टोटल मुझे उसके अंदर मिल जाएगा। अब मुझे अगर तमाम सिटीज का मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो मेरे पास 6 सिटीज हैं, उनको स्टोर करने के लिए मैं एक एरे लेता हूं 6 की, और उसके बाद इस एरे में मैं आउटर लूप में ये कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, ये वैल्यू स्टोर करता हूं, और उसके बाद इनर आइट्रेशन के ऊपर लूप करते हुए उनको इकट्ठा करके रख लेता हूं, और एट द एंड में इन्हीं जो स्टैटिस्टिक्स अभी मैंने कंप्यूट किए हैं उनको मैं आउटपुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये कोड को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आउटपुट है। सबसे पहले तो ये मैंने मैट्रिक्स को आउटपुट किया था, ठीक है। ये आउटपुट मैंने मैट्रिक्स को किया था इस कोड से। ये सबसे पहले मैंने टाइमिंग लिखा, जब मैंने टाइमिंग लिख दिया तो वो वाला टाइमिंग यहाँ पे अपीयर हो गया, बस इतना सा। उसके बाद फिर मैंने एक लूप लगा के सिटी ऑफ जे की वैल्यू आउटपुट की, तो ये सिटी ऑफ जे मुल्तान, लिया, कसूर, लाहौर, डीजी खान आउटपुट होता है। उसके बाद मैंने 2 लूप जो नेस्टेड लगाए हैं, पहले लूप के शुरू पे मैंने टाइमिंग ऑफ जे प्रिंट किया, तो हर लूप की आइट्रेशन में पहले टाइम प्रिंट होगा और फिर नेस्टेड लूप की मदद से टेम्परेचर प्रिंट होगा 6 दफा। तो टाइम मॉर्निंग आया और आगे ये 6 टेम्परेचर 2D एरे में से आ गए। नई लाइन एंडल की वजह से आई, ये वाला एंडल जो इनर लूप के बाहर लगा हुआ है, फिर उसका टाइमिंग आया एंड सो ऑन। तो ये एक 2D एरे एज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउटपुट पे आ गई। एवरेज ऑफ डीजी खान इज दिस, टोटल ऑफ नून इज दिस। ये कैसे कंप्यूट किए हैं ये मैंने आपको दिखा दी है, और उसके बाद डिफरेंट सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आप देखें कि ये मुल्तान का मैक्सिमम 53 है, लिया का मैक्सिमम 54 है, कसूर का 65 है, यहाँ पे 54 है, तो वो आपको अप्रोप्रिएटली उस डेटा में से कंप्यूटेड मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है जी। एक पीस ऑफ कोड और है जो मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो एक 4 डायमेंशनल एरे है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक 4 डायमेंशनल एरे के अंदर हमने स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स रखे हुए। फर्स्ट डायमेंशन प्रोग्राम नंबर है जो 0 से 3 तक है। ये प्रोग्राम नंबर BSE, BCS, BIT, GIS कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। हमने सिर्फ इंडिसेस बताए हैं। सेकेंड डायमेंशन सेमेस्टर नंबर है, 0 से 7 तक 8 सेमेस्टर्स हैं। थर्ड डायमेंशन सब्जेक्ट नंबर है, एज्यूमिंग कि हर प्रोग्राम के हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स ऑफर होंगे, तो 6 सब्जेक्ट्स हो गए, और हर प्रोग्राम के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट में 50-50 स्टूडेंट्स होंगे, ये चौथी डायमेंशन होगी। तो इस तरह से एक 4 डायमेंशन एरे हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। इवन इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। बैच, फॉल 19, फॉल 18, फॉल 17 एंड सो ऑन, वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हो जाएगी। हम इसको मजीद मॉर्निंग और आफ्टरनून में ले जा सकते हैं,
वो इसकी 6 डायमेंशन हो जाएगी। हम इसको न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस में ले जा सकते हैं, वो इसकी 7th डायमेंशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम मिड सेशनल फाइनल भी ऐड कर लें तो 8 डायमेंशनल हो जाएगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड अप टू मेनी डायमेंशंस कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन यहां पर मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है। सो व्हाट अ डायमेंशन इज सम थिंग विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा, कि इस कैटेगरी में ये चीजें हैं, इस कैटेगरी में ये चीजें हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन पे मैं बाद में आता हूं। तो पहले सिंपली, ठीक है, हम मेन लॉजिक में जाते हैं। मैंने स्टोर करने के लिए एक 4D एरे बनाई। 4 is the size of first dimension, the program number 0, 1, 2, 3. 8 is the size of second dimension, the semester number. 6 is size of the third dimension, the subject number, and 50 is size of the fourth dimension, the student number. इसके बाद इसको प्रोसेस करने के लिए मुझे 4 नेस्टेड लूप इन जनरल चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे पूरे एरे प्रोसेस करनी है। सो पहली डायमेंशन पे लूप आया, दूसरी डायमेंशन पे लूप आया, तीसरी डायमेंशन पे लूप आया और चौथी डायमेंशन पे लूप आ गया। मैंने पहली डायमेंशन का साइज 4, दूसरी का 8, तीसरी का 6 और चौथी का 50 है, लेकिन इंडिसेस जो हैं वो 0 से ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो V, W, X, Y आर द इंडिसेस ऑफ द फर्स्ट 4 डायमेंशंस। तो फर्स्ट डायमेंशन का इंडेक्स, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, उसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया रैंड मार्क्स, जो रैंडमली मार्क्स जनरेट करके रिटर्न कर देता है मार्क्स बिटवीन रीजनेबल रेंज, ठीक है। तो वो हम इस इंडेक्स पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट एक 4 नेस्टेड लूप्स लगे हुए हैं। रैंडम नंबर मार्क्स कैसे मैं निकाल रहा हूँ? रैंड एक फंक्शन है जो stdlib में होता है। मैंने उसको 70 पे डिवाइड करके रिमाइंडर ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी 0 से लेके 69 तक। उसमें मैं 40 ऐड करूंगा तो 40 से लेके 109 तक वैल्यूज हो जाएंगी। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो मैं उसे एग्जैक्टली 100 कर देता हूं, लेकिन उसमें से मैं रैंडमली 0 से 4 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अदरवाइज मैं उसे वही जो ऊपर वैल्यू कंप्यूट हुई थी वो लेता हूं। तो इससे जो मेरे मार्क्स हैं वो फ्रॉम 40 टू 100 हो जाएंगे, लेकिन 100 का चांस 20% है, 20% भी नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि ऊपर भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो 100 का चांस बहुत कम है, बट मेनली मार्क्स जो हैं वो 0 से लेके 40 से लेके 95, 96 तक जनरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये रैंडम मार्क्स का छोटा सा फंक्शन बन गया। इसके बाद जब मैं मेन लॉजिक में सब्जेक्ट वाइज एवरेज, जिसको मैंने एरे भेजी है, उसने सब्जेक्ट वाइज एवरेज कंप्यूट करनी है। सब्जेक्ट वाइज एवरेज, उसको मैंने ये एरे भेज दी, उसने उस एरे को रिसीव कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ाते हुए कहा था कि मल्टी डायमेंशनल एरे जब भी आप किसी फंक्शन को भेजेंगे, उसके पैरामीटर्स में साइजेस डायमेंशंस के मौजूद होने चाहिए, ठीक है। उसको मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर हम एज अ पैरामीटर भेजते हैं तो हम डायनेमिक साइज नहीं बना सकते। अगर हमें डायनेमिक डायमेंशन लेनी है तो फिर हम एक लीनियर एरे बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा 4 × 8 × 16 × 50, और वो जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया उससे हम खुद मैपिंग करेंगे। तो इट्स अप टू अस हम कैसे करते हैं। अब हमने करना है सब्जेक्ट वाइज एवरेज। स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है ये इसका 3rd डायमेंशन है, ठीक है, और उसका साइज है 6। तो मुझे हर सब्जेक्ट की एवरेज चाहिए। तो सबसे ऊपर मैं सब्जेक्ट वाला लूप ले लेता हूं। सब्जेक्ट वाइज सम की एक मैंने एरे ले ली, जितना उसका साइज है, उसमें से उस टिपिकल इंडेक्स के ऊपर मैंने उसे 0 किया इस आइट्रेशन में, और नीचे मैंने तीनों जो बाकी बची हुई डायमेंशंस हैं उनके लूप लगा दिए।
ये लूप आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। स्टूडेंट का लूप ऊपर ले लें, प्रोग्राम का नीचे ले लें, सेमेस्टर का नीचे ले लें, सेमेस्टर का ऊपर ले लें, सो ऑन। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट वाइज एवरेज करना है तो सब्जेक्ट का लूप बाहर ही होगा। इसके बाद मुझे इस लोकेशन पे सम कंप्यूट करना है जो इस सब्जेक्ट के लिए होगा। तो मैं बेसिकली ये जो इंडिसेस हैं प्रोज, सेम, स्टड और सब, इनको एम एरे में जो एज अ पैरामीटर मैंने रिसीव की है अप्रोप्रिएट इंडिसेस के तौर पर यूज करूंगा। स्टूडेंट यहां मैंने आपसे कहा था कि लूप्स की तरतीब इधर आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज एवरेज कंप्यूट करनी है। तो इनको आप जिस मर्जी ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे, इन्होंने फॉर दिस टिपिकल सब्जेक्ट सब, इन्होंने अपनी आइट्रेशंस पूरी करनी है हर डायमेंशन में। मगर केयर करने वाली चीज ये है कि जब आप इसके इंडेक्सेस स्पेसिफाई करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स हमेशा प्रोग्राम का होगा, सेकंड सेमेस्टर का होगा, थर्ड सब्जेक्ट का होगा और फोर्थ स्टूडेंट का होगा। लूप की तरतीब आप जो मर्जी कर लें, ये बाहर इसलिए आएगा कि हमने सब्जेक्ट वाइज एवरेज कंप्यूट करनी है, लेकिन इंडेक्सेस जो हैं वो एग्जैक्टली उसी तरतीब में आएंगे जिस तरतीब में आपने एरे डिक्लेयर करते हुए उसकी डायमेंशन के को स्पेसिफाई किया। तो ये जो नेस्टेड लूप्स का स्ट्रक्चर है, ये इसको फिल कर देगा विद टोटल ऑफ 4 programs, 8 semester and 50 students. For only subject 0 in first iteration, for only subject 1 in second iteration, for only subject 2 in third iteration and so on for this for loop. जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो उसके बाद इस सब्जेक्ट वाइज सम जो हमने ऊपर कंप्यूट किया है, जितनी वैल्यू सम करके हमने उसमें रखी हैं उनके काउंट से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी एवरेज मिल जाएगी, और उस एवरेज को फिर यहाँ पर हम डिस्प्ले भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये से सब्जेक्ट वाइज एवरेज प्रिंट हो जाएगी। एज एन एक्सरसाइज वी कैन हैव मोर फंक्शंस लाइक दैट कि सेमेस्टर वाइज एवरेज फॉर प्रोग्राम। तो इन दिस केस इस टिपिकल प्रोग्राम के लिए सब्जेक्ट वाइज एवरेज चाहिए। अब आप प्रोग्राम वाला लूप यूज नहीं करेंगे, बाकी सारा कोड वही होगा, प्रोग्राम के इंडेक्स के ऊपर ये यूज हो जाएगा, 2 नेस्टेड लूप्स आएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह वी कैन हैव मैनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हाउ टू डिस्प्ले और प्रिंट अ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, क्योंकि 2D एरे तो जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं, 2D एरे तो बड़े आराम से जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है, बिकॉज स्क्रीन इटसेल्फ इज अ 2D। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल एरे की बारी आती है तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो उस कॉम्प्लिकेशन के लिए हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जी ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ये पेज 4 है एंड सो ऑन। तो उसी तरह का प्रॉब्लम हमें यहाँ भी आएगा कि ये 4 डायमेंशनल एरे को अगर डिस्प्ले करना है तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने ये नीचे 2 फाइल्स में उस डेटा को स्टोर किया, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा था, स्क्रीन के ऊपर उसने सडनली सारा स्क्रॉल आउट कर जाना था। तो मैंने मार्क्स 1 में उसी 4 डायमेंशनल डेटा को आउटपुट किया है, और फिर एक और तरीके से मार्क्स 2.txt में उसी 4 डायमेंशनल डेटा को आउटपुट करके इस कोड को मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो मैं इसको एक दफ़ा रन कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो CL 4_4 स्टूडेंट, आपने गौर से देखा कि आउटपुट भी आई है और 2 फाइलें भी ओपन हो गई हैं। आउटपुट जो आई है वो तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज की आई है। मैंने एक फंक्शन कॉल किया था, उसने सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकाल के दे दी, और माशाल्लाह रैंडम नंबर इतने अच्छे जनरेट हुए हैं कि हर सब्जेक्ट की एवरेज जो है वो 74 और 73 के आसपास है। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं। वो जो 2 फाइलें आउटपुट में आई हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई हैं थ्रू दिस कमांड।
सिस्टम की कमांड जो है वो कोई भी ऐसी लाइन एग्जीक्यूट कर सकती है जिसे अगर आप यहाँ लिख टाइप करके एंटर करेंगे तो उसका जो भी इफेक्ट होगा सिस्टम की कमांड वही इफेक्ट आपके प्रोग्राम से जनरेट कर देती है। तो अगर मैं यहाँ एक txt फाइल का नाम लिख के एंटर करता हूँ तो नोटपैड के साथ वो ओपन हो जाती है एंड एग्जैक्टली हियर इट इज ओपन। तो मार्क्स 1 में मैंने डेटा कैसे डाला है, प्रोग्राम टैब करके सेमेस्टर अगली लाइन पे, ठीक है, फिर ये 2 टैब्स करके सब्जेक्ट उससे अगली लाइन पे, और फिर 3 टैब्स करके मार्क्स उससे अगली लाइन पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्क्स 1 में ये प्रोग्राम 0, सेमेस्टर 0, सब्जेक्ट 0 और स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं, ये अगले स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये उससे अगले स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और इस तरह से ये 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके देखें तो ये सब्जेक्ट 0 था और प्रोग्राम 0 एंड सेमेस्टर 0। अब सब्जेक्ट 1 आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट 2 आएगा, फिर सब्जेक्ट 3 आएगा, फिर सब्जेक्ट 4 आएगा, फिर सब्जेक्ट 5 आएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सब्जेक्ट 6 नहीं आएगा क्योंकि वो है नहीं, फिर सेमेस्टर 0 की बजाय सेमेस्टर 1 का डेटा प्रिंट हो जाएगा फॉर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट 0 एंड स्टूडेंट 0। इन दैट सेंस प्रोग्राम्स भी रिपीट होते रहेंगे एंड एवरीथिंग रिपीट होती रहेगी, और ये तकरीबन 10,000 लाइनों का ऊपर जो इतना भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट मल्टी डिमेंशनल डेटा ऑन अ स्क्रीन और फाइल्स। दूसरा इससे थोड़ा सा बेहतर तरीके से जो है वो मैंने मार्क्स 2 में लिखा है कि प्रोग्राम 0 और सेमेस्टर 0 में सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कॉलम हेडिंग्स बना दी और स्टूडेंट्स को रो हेडिंग बना के एक मैट्रिक्स ही बना ली, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ठीक है। तो और ये मैंने आपको आउटपुट कर दिया कि प्रोग्राम 0 और सेमेस्टर 0 का ये डेटा है, सेमेस्टर 1 का प्रोग्राम 0 में ये डेटा है, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 5 का, सेमेस्टर 6 का, सेमेस्टर 7 का। जब सेमेस्टर 7 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर प्रोग्राम 1 के सेमेस्टर 0 का ये डेटा आ जाएगा एंड सो ऑन एंड। तो इसको हम किसी भी तरतीब से बना सकते हैं, हम स्टूडेंट वाइज डेटा भी बना सकते हैं, प्रोग्राम वाइज डेटा भी बना सकते हैं, मतलब इट्स अप टू यू कि अब डायमेंशंस को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना होगा तो स्टूडेंट को हम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट इंडेक्स हमेशा 4th नंबर पे ही जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को देख के आप अच्छी इनसाइट जो है वो हासिल कर सकते हैं कि हाउ टू मैनिपुलेट डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरेज। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप वेडनेसडे से पहले पहले देख लें, क्योंकि हो सकता है आपकी कमिंग वेडनेसडे की जो लैब है उसमें एक मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड टास्क मौजूद हो, सो दैट कि आपको वो टास्क समझना और करना आसान हो जाए। इसके साथ ही मैं ये जो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।